करेंगे आज। एक तो पॉस्को एक्ट पढ़ेंगे, उसके एडिटोरियल अपडेट पेज में एडिटोरियल उससे पॉक्सो से रिलेटेड है। फिर कुछ की फैक्टर्स पढ़ेंगे कि किसी को अगर बेल भी देनी है तो क्या की फैक्टर रखेंगे। ये एथिक्स का टॉपिक बोल सकते हैं, क्या क्या माइंड में रखनी चाहिए बेल देने के टाइम पे। तो एथिक्स में लिखने के लिए आप आएगा, ये कुछ पॉइंट है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे पॉइंट है। उसके बाद फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे 2019 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे पॉस्को एक्ट में, वो अमेंडमेंट देखेंगे क्या किए गए थे। उसके बाद क्वाड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, कोई क्वाड की मीटिंग थी 12 मार्च को, तो कंटिन्यूसली क्वाड के बारे में आ रहा है, फिर दोबारा रिवीजन कर लेंगे क्वाड का। उसके बाद पढ़ेंगे आपका वासुदेवा कुटुम्बकम, एक वर्ड आया है, न्यूज़ में आया है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये मोदी जी ने यूज़ किया है क्वाड के जो मीटिंग चल रही थी उस टाइम पे इस वर्ड का यूज़ किया है, तो इस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इन द सिग्निफिकेंस, इसे कनेक्टिंग करेंगे इंडियन फैमिली से, ये वर्ड कैसे रिलेटेड है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लास्ट पूरा टॉपिक जो है आपका पॉलिटी का, पूरा कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट आज कवर कर लेंगे। मैं भी, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप भी पढ़ लोगे, तो पूरा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हर चीज़ हम इसमें देख लेंगे। एड हाउक जज क्या होते हैं, उसके बाद आप रिटायर्ड जज कैसे होते हैं, मतलब उसके बाद प्रोसीजर ऑफ कोर्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चीज़ें हैं, फिर जुडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, ओरिजिनल जुडिक्शन क्या है उसका, ठीक है, आपका रिट जुडिक्शन कितना बड़ा है उसका, फिर एप्लेट जुडिक्शन कितना बड़ा है, फिर एडवाइजरी जुडिक्शन कितना बड़ा है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होते हैं, फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये सब हम कंप्लीट करेंगे पूरी जुडिशियल सिस्टम। तो वी स्टार्ट फ्रॉम आवर न्यूज़पेपर। ठीक है, पहली जो न्यूज़ आती है वो रिलेटेड टू आती है, ओवर 60% ओबीसी और एससी पोस्ट आर वैकेंट इन आईएएम। तो आप खुद सोचो कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था कि मैंने ये बताया था कि पोस्ट, ये तो वैकेंसी है, जो टीचर्स की वैकेंसी है आईएएम में, फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में। मैंने तो स्टूडेंट भी की सीट वैकेंट है, स्टूडेंट की भी सीट वैकेंट है। एससी एससी का जो ग्राफ है वो बहुत कम एडमिशन ले रहा है। इवन ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी है वो सीटें उसकी वैकेंट है। स्टूडेंट प्लस फैकल्टी दोनों वैकेंट है। तो आप खुद हिसाब लगाओ कि मतलब एक तरह से बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है ना, तो ये अब ड्रॉबैक है हमारे बिगेस्ट इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे मतलब कि टीचर की सीट भी वैकेंट रहती हैं और स्टूडेंट की भी रहती हैं। इसमें दे रखा है तो कितनी वैकेंट है, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क 42-52% सीट वैकेंट है। संस्कृत सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतनी सीट, इग्नू में इतनी सीट वैकेंट है, आईआईटी में नॉन फैकल्टी देखो। तो ये सारा एक क्वेश्चन मार्क है कि हम कैसे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स R&D, तो वो कैसे इंक्रीज करेंगे जब इतने सारे जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इतने बड़े बड़े, उसमें टीचर प्लस स्टूडेंट की सीट वैकेंट है। तो एक आपको लिखने के लिए 2 पॉइंट आपको मिल गए। एक दो पॉइंट और आएगा आगे इसमें, तो मैं आपको बता दूंगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से लिख लेना। 40% ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स आर ऑल्सो रिमेन अनफिल्ड इन एजुकेशन। मतलब ऐसा हमारे किसने बोला है, हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने ऐसा लोकसभा में बोला है। तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये आप लिख लेना। एक बिल पास होने वाला है, बिल पास हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। उसमें क्या डिफाइन किया जाएगा, उसमें जो पावर ऑफ दिल्ली सीएम एंड द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को डिफाइन किया जाएगा। तो एक बिल आने वाला है, बिल का क्या नाम है वो तो बता देता हूँ आपको। बिल का नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क उठाया आप गवर्नमेंट ने कि बीजेपी कर्विंग द पावर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो उसमें कुछ है, पहला कौन से एक्ट से दिल्ली बना था, यूनियन टेरिटरीज। आप इतना याद रखो, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया था, तब दिल्ली को मतलब पावर दी गई थी, और वो आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। इतना याद रखो, दिल्ली के पास सारी पावर है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की छोड़ के। ये 3 पावर दिल्ली के पास नहीं है, बस ये याद रखना, एक्सेप्ट ये। तो अभी बिल आएगा, बिल में क्या क्या पावर आएंगी वो हम बाद में देखेंगे। पावर इंक्रीज कर रहा है इसका ना। बीजेपी बोल रही है, मतलब गवर्नमेंट का ट्रेशल चल रही है, दिल्ली गवर्नमेंट इज सेइंग दैट कर्बिंग कर रहे हैं, कम कर रहे हैं पावर हमारी। और इधर बीजेपी वाले बोल रहे हैं नहीं, वी आर इंक्रीजिंग 75% ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की पावर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या उस बिल के अंदर है, कैसे पावर कम होगी, कैसे उसमें पावर इंक्रीज होगी। तो उसमें इतना ही है। उसके बाद आता है आपका, आता है कि फ्यूलिंग केस। अभी क्या हो रहा है कि मतलब कि दोबारा से केस इंक्रीज होने स्टार्ट हो गया है। तो उसमें यही बताया गया है कि नेग्लिजेंसियम टुवर्ड्स द कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज द मेन रीजन बिहाइंड द राइजिंग केस। कि लोगों के जो लोग कर रहे हैं ना कि मास्क नहीं लगा के जाएंगे कि कुछ नहीं होगा, वो नेग्लिजेंसी जो बढ़ रही है लोगों के अंदर। और ऊपर से एक तो नेग्लिजेंसी है इसमें इशू बताया, दूसरा इन्होंने
इशू बताया कि लोग इतने मतलब ऐसे सोचने लगे हैं कि अब तो वैक्सीन आ गई है, तो लोगों की वो चीज़ें जो बिहेवियर है वो चेंज होने की वजह से ही केस इंक्रीज होने का कारण दोबारा हो गया। देखो नियर अबाउट कितने केसेस, कल फ्रेश केसेस आए 26,000, तो वी आर इंक्रीजिंग हो रहे हैं केसेस। तो यही एक रीज़न है कि नेग्लिजेंसी ऑफ पीपल, जो नेग्लिजेंसी पीपल दिखा रहे हैं वही एक कारण है आपका केसेस इंक्रीज होने का। तो ये आप लिख सकते हो कि केसेस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जो ये नेग्लिजेंसी पब्लिक कर रही है कि मास्क नहीं लगा सड़क पे ऐसे ही घूमना, तो ये सब चीज़ें। देखो मैंने बताया ना, बीजेपी वॉन्ट ट्रिम द दिल्ली गवर्नमेंट पावर, ऐसा सीएम ने बोला है कि बीजेपी पावर करना कम चाहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ब्लेम लगा रही है कि हमसे सारी पावर, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, तो ये पावर हमसे बीजेपी लेना चाहती है। तो ठीक है ना, ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन उठा रही है आफ्टर द बिल। व्हाट वाज द बिल, बिल में क्या चीज़ें हैं वो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, कितनी पार्लियामेंट कमेटी में जाएगी, बिल पास होगा या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होते हैं ना, उन्हें लोकसभा और राज्यसभा की सेम पावर रहती है, ऐसा नहीं है उसके लिए जॉइंट सिटिंग भी नहीं जा सकते हम। वो मनी बिल भी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो उसके लिए राज्यसभा लोकसभा की सेम पावर रहती है। और लोकसभा में पास हो जाता है वो तो कर होना ही होगा क्योंकि मिनिस्टर का बिल है। अब ये पास नहीं हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आएगी। फिर तो राज्यसभा में ना हो या हो तो वो बात की बात है, पर लोकसभा में पास हो जाएगा, पर पास होगा बिल आगे होगा तो बात की बात है। अभी कुछ हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये एडिटोरियल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये वाला बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। दोनों क्या है, पॉलिटी पॉलिटी। जहाँ भी आर्टिकल बीजेपी देख लो, आपके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग देख लो, जहाँ भी तो आप पार्टी के नाम आ जाए ना, जहाँ भी जिस आर्टिकल में, ये थोड़ा फिलोसफिकल बेस है, कैसे चेंज हो रही है थॉट, कैसे चेंज हो रही है केरला गवर्नमेंट, यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस, तो ये सारे उसी के ऊपर। आप पढ़ना है तो आपको पढ़ लेना, और मैं नहीं मानता किसी मतलब पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ने। ये भी देखो, इसमें या CPIM देख लो, तुरंत काट दो। जो हमें मेन आर्टिकल पढ़ना है, आपका पढ़ना है पोल पोजीशन। अभी मैंने आपको 3 दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो हायर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना आपके, गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर बना देती है। ठीक है ना, ऐसा गोवा में हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बूस्ट द इंडिपेंडेंसी ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो लोकल बॉडी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, पंचायत के, म्यूनिसिपैलिटी के, ये इलेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोई ब्यूरोक्रेट्स होता है, रिटायर होता है, उसको ही उसका चीफ बना देती है। तो वो बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बूस्ट रखना चाहिए, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को जो इंडिपेंडेंट बॉडी है उसको बूस्ट करना चाहिए, ना कि उसको ही हमें। अब खुद सोचो ना, अब मैं ऑफिसर हूँ, अब मुझे कल मेरा रिटायरमेंट है और गवर्नमेंट मुझे बूस्ट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बना दे, तो एक कहीं ना कहीं सवाल उठेगा ना उसकी पोस्ट पे कि अभी आप रिटायर हुए और आपसे बना दिया। तो एक ऑटोनॉमी रखनी चाहिए, अथॉरिटी ऑफ द इलेक्शन, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी रखनी चाहिए। ठीक है ना, अपॉइंट ए सीनियर ब्यूरोक्रेट फ्रॉम अमंग देयर फेवरेट, जो फेवरेट होगा ऑफिस में उसको आप अपॉइंट कर दोगे, तो एक तरह से क्या होगा, यू आर कर्बिंग द पावर, वो लालच आ जाएगा ना मन में। तो यही सारी इन्होंने बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, एक इंडिपेंडेंट माइंड से इंटरेस्ट ऑफ माइंड, मतलब यही सारी बातें की हैं। एक अच्छा ऑफिसर बनाना चाहिए, ना कि आप मॉकरी, मैंने बताया था ना आपको, मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी जो आप कर रहे हो। और किस मतलब किस बेस पे ये स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी पावर है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट हैज आस्क्ड टू ऑल state election commission who are under the direct control of respective state to step down from their post। ये स्टैंड आर्टिकल 142 से लिया है, 131 से तो वो 3-4 पावर होती है, 131 से लेता है। एक तो ओरिजिनल जो जुडिक्शन होता है, इसमें स्टेट स्टेट का डिस्प्यूट हो, सेंट्रल स्टेट का हो, उसमें वो 131 है। एक उसका 142 होता है। तो इसमें लिखा है, कोर्ट हैज बूस्टेड द पावर ऑफ इलेक्शन वॉचडॉग बाय होल्डिंग इट एज ए ओपन टू एस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू काउंटर माइंड एनी इन्फ्रेक्शंस, मतलब द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू कोर्ट द, मतलब सारी बात घुमा फिरा के एक ही बात है, हमें हमारी इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको इंडिपेंडेंट रखना है। इंडिपेंडेंट रखने के लिए आप कोई फेवरेटिज्म वाली चीज़ मत लाओ कि फेवरेट करो किसी पर्टिकुलर एक ऑफिसर का और उसे अपॉइंट कर दो, बिकॉज जो हमारा इलेक्शन है वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज इलेक्शन ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टूल है। जब तक कितने गर्व से बोलते हैं वी आर द, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है। ठीक है ना, ओल्डेस्ट तो नहीं है, ओल्डेस्ट तो यूएसए की है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं,
बिकॉज ऑफ आवर वोटर, इतने लोग वोट करते हैं तो एक इतने हमारे पास पावर है, तो उस पावर को कर्व मत करो और उसको इंक्रीज करो। यही से बात की है, इंडिपेंडेंट रखो। दूसरा जो आर्टिकल आता है क्वाड से रिलेटेड, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। 12 मार्च को मीटिंग हुई क्वाड की, ठीक है ना। 2004 में ट्रिगरिंग कॉपरेशन करने की बात स्टार्ट हुई थी कि ट्रिगर करेंगे हम, आपस में बैठ के बात करेंगे। 2017 में हमने ग्रुप बनाया क्वाड, ठीक है ना। तो इसमें कुछ 5 हाइलाइट्स की बात की गई है, कहाँ पे ध्यान रखना है क्वाड को, किस चीज़ पे उन्होंने बात की है। पहली उन्होंने बात की इंडो पैसिफिक के बारे में, जो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडिया की साइड का, हिंदुस्तान के ओशियन का और पैसिफिक का रीजन है, उसे फ्री और फेयर तरीके से यूज़ करना है। उसमें क्या होता है, उसमें साउथ चाइना क्लेम कर गई, चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपींस, फिर इंडिया में भी कहीं ना कहीं ये वो चलता रहता है। उसे फ्री और क्या रखना है, ओपन रखना है सबके लिए इंडियन ओशन। पहली बात तो ये, बस मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरी जो इन्होंने बात की है सबमिट हम करना है, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, ठीक है। रूल जो है बेस्ड मैरिन टाइम जो ऑर्डर है ईस्ट एंड साउथर्न चाइना सी के, उनको मेंटेन रखना है, जो मैरी टाइम लॉ है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी कंसर्न की इन्होंने बात की है। इन्होंने चाइना का नाम तो नहीं लिया है कहीं भी, विदाउट द मेंशन ऑफ सी वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, पर उन्होंने बात अप्रोच टूवर्ड्स चाइना ही बोलने की थी, ऐसा बोल रहे हैं। तो दूसरा क्या, सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ दिस रीजन। तीसरी जो बात कर रहे हैं, जो ये हमने बनाया है क्वाड, ये क्या होना है, विनिंग द बैटल फॉर द हार्ट ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल। जो इस रीजन में रहते हैं ना, इंडो पैसिफिक में, इनके हार्ट जीतने, मतलब जो हार्ट इन द सेंस जो कंट्रीज हैं वो इसके पास आनी चाहिए। साउथ एशिया कंट्रीज हो गई, पैसिफिक आइलैंड्स हो गए, इंडियन ओशियन रीजन में जो हो गए, डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए। मतलब हमने कोई चीज़ बनाई है तो कंट्री हमें सपोर्ट करें, हमें इंडो पैसिफिक रीजन से क्या लव, वो सब चीज़ मिले, कि पीपल का माइंड सेट मतलब जो है वो विन, हम जीत जाए। तो इन्होंने तीसरी बात ये की है, ठीक है ना। चौथी बात जो करते हैं, जो वैक्सीनेशन पार्टनरशिप है ना, उसको मतलब हमें इंक्रीज करना है। वैक्सीनेशन हो गई आपकी, ठीक है ना। उसके बाद क्लाइमेटिकल चेंज हो गया, उसके बाद क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो गई, उन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, इन सब चीज़ को पास में लाना। एक ऐसे पूरा लिख सकते हो 150 वर्ड का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवी जो बात कर रहे हैं, मतलब कि सीधी सीधी बात कर रहे हैं, फाइनली बात कर रहे हैं, लीडर हैव टू एक्ट द मीट इन पर्सन लेटर इन द ईयर, मतलब हम आपस में आके मिलेंगे, जिन्होंने पांचवी फाइनल बात की है, ठीक है ना। हैबिट टू क्वाड, वर्किंग टुगेदर, कॉमन विजन विद द एग्रीड आपका मोडलिटीज फॉर कॉपरेशन। ये सब चीज़ बैठ के बात करेंगे, हम आपस में मिलते रहेंगे, और इंटरनेशनल इवेंट को इसमें मतलब एक तरीके से हम उस पर फोकस करते रहेंगे। तो चार चीज़ आप याद रखना क्वाड की क्या है, तो फ्री इंडो पैसिफिक, सेकंड सिक्योरिटी कंसर्न, विनिंग द हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, उनके दिल जीतने हैं, और वी हैव टू वर्क फॉर अ वैक्सीन पार्टनरशिप, क्लाइमेटिकल चेंज एंड क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको बढ़ावा देना। चौथा, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स आवर इंटरनेशनल इश्यूज, ठीक है ना। हम एग्री करेंगे और कॉपरेशन मिला के आगे बढ़ेंगे। यही सारी बात उन्होंने क्वाड में बैठ के की है। इधर कुछ अदर एक्सपेक्ट भी हैं। चाइना ब्लेम कर रहा है कि ये क्वाड की साइड जा रहे हैं, ब्रिक्स को और ये आपका शंघाई कॉपरेशन को इंडिया भूल रहा है। तो कुछ उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं, वो अलग चीज़ है। तो मैंने आपको क्वाड के बारे में थोड़ा बता दिया, 4-5 पॉइंट याद रखना। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी डाल सकते हो, इस चैलेंजेस सब आ जाएगा आपका। तो क्वाड के बारे में, आपको क्वाड के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। वी ऑलरेडी कई बार हम इसे क्वाड के बारे में पढ़ चुके हैं, पर हम इस रिवाइज कर लेते हैं क्वाड को। एक ग्रुप है किसका, जापान का, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, ठीक है ना। 4 नेशन का ग्रुप है, और ये फर्स्ट मतलब मूटेड बाय द जापानीज, जो अपने शिंजो आबे थे, उनका मतलब उन्होंने, उनकी थॉट थी कि, उनकी सोच थी कोई ऐसा ग्रुप बनाए। 2007 में उन्होंने मतलब इस आइडिया को ऊपर लेके आए थे, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ क्या है इस ग्रुप का, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर लाइक माइंडेड कंट्री जो है टू शेयर द नोट्स एंड कोलोब्रेशन प्रोजेक्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। उन्हें एक साथ मिलकर काम करना है, कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट हो उसके ऊपर। फिर क्या रखना, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जैसे ओपन एंड फ्री रखना है, प्रमोट करना है मैरीटाइम डोमेन को, अवेयरनेस द मैरीटाइम सिक्योरिटी, वही है ना सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या था, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ के लिए। It is one mainly venue for the interaction among India, Australia, Japan, and should not be seen any exclusive context. ठीक है ना। तो ये सब की बात की गई है। वाई चाइना व्यू ऑन द क्वाड, चाइना के क्या व्यू है, कोई क्वाड इज नॉट ए टेक ए मिलिट्री डायमेंशन नहीं लेना चाहिए अगेंस्ट एनी कंट्री।
द स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ऑफ चाइना, मतलब कि एक तरह से एशिया नाटो मैंने बताया था ना, फिर उनका कमेंट भी आया था, किसका कमेंट आया था, चाइना बोल रहा है एशिया नाटो है, एशियन नाटो है, पर कमेंट किसका आया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अमेरिका के, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एशिया नाटो वाटो नहीं है, नाटो एक ही है हमारा। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर शिंजो आबे मतलब कि कॉन्फ्लुएंस टू सीज के बीच में चाइना वाइना आता है, तो रिकोगनाइज द इकोनॉमी ऑफ द राइजिंग द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, तो सब चीज़ के बारे में यही कंसर्न है चाइना का। एक तो जापान का तो क्या था, दोनों सीज के बीच में आता है, साउथ चाइना इधर, ईस्ट चाइना सी इधर, जापान से उनके चलता रहता है, ब्लेम करता रहता है चाइना। तो सबको ज़रूरत थी सिक्योरिटी रीजन से भी, और आपका दोनों रीजन से मैरीटाइम सिक्योरिटी से भी। तो क्वाड हमने फॉर्मेशन किया था, 2017 में बनाया था क्वाड को हमने, 2017 में हमने क्वाड फॉर्मेशन किया था। और ठीक है, अभी मीटिंग हुई है क्वाड की, तो आप इतना याद रखना कितनी कंट्री है वो आपको बता के। चाइना क्या सोचता है, ये एशिया नाटो है, और हम क्या बताते हैं, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब चीज़ के लिए हमने बनाया। माइंडसेट जो कंट्री म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है उन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, ये 4 कंट्रीज के अंदर है। मैं आपको पोस्ट को पढ़ा देता हूँ, पहले मैं न्यूज़ बता दूँ न्यूज़ क्या है, या आप न्यूज़ खुद पढ़ लेना, इसमें क्या बोला गया है। देखो इसमें क्या बात की गई है। एक इसमें पोस्ट को किस पे लगता है, जो 18 साल से के साथ कुछ गलत हुआ हो। देखो इसमें क्या लिखा गया, एक लाइन दी गई है, कॉस्को में 18 साल रिलेवेंट एज दी गई है। ठीक है ना, 18 साल से किसके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है, चाहे सेक्सुअलिटी में हुआ, कुछ भी हुआ, अगर आप उस पर्सन को जानते भी हैं, ठीक है ना, अगर कोई वो रहता है ना, मतलब इन एडोलेसेंट एज में हम क्या कर लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं विद आवर गर्लफ्रेंड, किसी के साथ एडोलेसेंट एज में, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। दिस मीन दैट द सेक्स विद माइनर, बस आपने माइनर के साथ सेक्स किया, वो रेप की कैटेगरी में आएगा। तो ये उसी चीज़ के अगेंस्ट की बात कर रहे हैं, जो सेक्सुअल टेंडेंसी जो है एडोलेसेंट में, मतलब 16 से 18 साल के बीच में, उस टाइम पे क्या रहती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, सोशल चेंज ओकर्स होते हैं बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे वो संभावना, मतलब जो अट्रैक्शन रहती है कि मतलब वो ज़्यादा रहता है। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ ने यही बात की है, पर इसमें हमारा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा कुछ पढ़ने के लिए नहीं, हम क्या पढ़ेंगे, पॉस्को एक्ट पढ़ेंगे। ये बात की है कि एडोलेसेंट एज जो 16 से 18 साल की रहती है, उसमें जो अट्रैक्शन रहता है वो हायर स्टेज पे रहता है, और उसके बीच में अगर कुछ गलत हो जाए और पता लग जाए, तो वो भी तो रेप की कैटेगरी में आएगा ना पॉस्को में, तो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल बोल रहा है। देखो 16 से 18 साल जो रहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ माइनर बिटवीन एज टू 16-18, मैं मान लो सेक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको कंसिडर करने की बात की गई है इसमें। तो हम आते हैं अपने पॉस्को पे। फर्स्ट ऑफ पॉस्को एक्ट जो है 2012 में आया था। ठीक है ना, 2011 में एक्ट बिल आया था, और उसके बाद ये 2012 में एक्ट बना था कि कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट और पोर्नोग्राफी रिलेटेड टू चिल्ड्रन हो जो 18 साल से छोटे हैं, तो उनको बोलता है। ये डिफाइन करता है एनी पर्सन बिलो टू द 18 एज, कोई भी पर्सन हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी पर्सन हो, कोई, ठीक है ना, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, कुछ भी हुआ है, तो वो सीधा पॉस्को के अंदर रजिस्टर्ड होगा। इट डिफाइन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अब्यूज। ठीक है ना, एक तो आपके पेनिट्रेटिव हो गए, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट हो गए, ठीक है ना, एज वेल एज सेक्सुअल हेरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। तो ये अब्यूज बताता है पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट जिसके होगा। सेक्सुअल असॉल्ट टू बी एग्रीवेटेड, मतलब कि एग्रीवेटेड कौन हो जाते हैं, मतलब जो तुम्हारे थोड़े बहुत सर्कल है, तुम्हारे आसपास में फैमिली टाइप के जो होते हैं, अब्यूज कमिटेड बाय पर्सन, पोजीशन और ट्रस्ट अथॉरिटी, लाइक फैमिली मेंबर हो गया कोई आपका, आपका पुलिस ऑफिसर हो गया, तो ये कौन लोग हैं, इन पर आप डिपेंड रखते हो, मतलब इनसे आप भरोसा रहता है, बताते हैं डॉक्टर अच्छे होते हैं, पुलिसमैन अच्छे होते हैं, अगर यही आपके साथ कुछ गलत करे, तो वो उस पर भी सोचा जाएगा ये सेक्सुअल असॉल्ट किसने किया है। ठीक है ना, कोस्ट क्या रहनी चाहिए पुलिस की, मतलब कास्टिंग द पुलिस द रोल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्ट के लिए क्या काम करना चाहिए पुलिस को। अगर कोई विक्टिम है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो चाइल्ड वो 12-13 साल का है, तो उसे इंटरोगेट इस हिसाब से करो, बच्चा है वो, तो उसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा इस एक्ट के अंदर बताया गया। अगर किसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, तो आपको विद इन 1 ईयर में वो पूरा केस को डिस्पोज करना होगा, ऐसा ये एक्ट बोलता है। 2018 में कुछ इसमें अमेंडमेंट किए गए, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक तो पेनिट्रेटिव जो सेक्स असॉल्ट होता है ना, उसमें 7 से लेकर 10 साल की सजा कर दी गई है। ठीक है ना, और ठीक है ना, ऑफेंस करने के लिए, और विद इम्प्रिजमेंट ऑल्सो 20 साल की सजा है। ठीक है ना, जो 20 साल की सजा थी वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक कर दिया गया है। जो कमिटेड जो क्राइम है, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है बिलो द 16 साल के बच्चे से छोटे के साथ,
अगर वो पेनिट्रेटिव है तो सज़ा बढ़ा दी गई है 7 से 10, अगर कहीं 20 साल की देनी है तो लाइफ तक दे सकते हैं, लाइफ इम्प्लीमेंट तक। अब जो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्स है, जो तुम्हारे जानने वाले थे, आसपास वाले थे, अगर वो करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसमें क्या किया गया है, ठीक है, 10 से 20 साल की सजा दे दी गई है। अगर वो कर रहे हो तो आपके जानने वाले, मतलब है कुछ लिंक है, मतलब आप भरोसा कर रहे हो और वो कर रहे हो, डेथ पेनल्टी तक दे दी गई है। जो उसने मैक्सिमम आपको 20 साल तक की सजा देनी थी, मैक्स टू मैक्स आपको डेथ पेनल्टी तक की दे दी। इतनी बस याद मत रखो, ये कुछ चेंजिंग किए गए हैं। और एग्रीवेटिव मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट में तो सब चीज़ आ जाएंगी, कुछ भी आ जाएंगी, ठीक है ना, तो उसमें भी सजा इंक्रीज कर दी गई है, वो भी आप ध्यान रखो, ठीक है ना। लास्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी इसमें ऐड कर दिया गया, अगर वायलेशन होता है तो उसमें भी आपको सजा दी जाएगी, वीडियो देखने पे, अपलोड करने पे, कुछ भी सेक्सुअल, और अपने फ़ोन में रखने से भी आपको सजा मिल सकती है, 3 से 5 साल तक की सजा मिल सकती है अगर आपके फ़ोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिल जाती है, आप ट्रांसमिट कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो किसी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसी को, तो आपके फ़ोन में पकड़ी गई तो आपको सज़ा मिलेगी चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 3 से 5 साल की, फाइन और दोनों लग सकती है, ऐसा इस एक्ट के अंदर बोला गया। अब मैं आपको एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको लिखने के लिए आएगा कहीं कि क्या थिंकिंग रखनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ की फैक्ट बताया किस बेस पे बेल देनी चाहिए अगर कोई बेल लेना चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर द एज ऑफ माइनर, वो जो माइनर विक्टिम है उसकी एज कितनी है, ये कंसिडर करना चाहिए। एज ऑफ एक्यूज, जिसने वो किया है, ठीक है ना, जिसने वो किया है एक्यूज, उसने मतलब वो क्राइम कैसा है, उसकी एज कैसी है, कितना वो है। द मोर द हीनियस द मोर ऑफेंसिव एलिज, मतलब जितना बड़ा है तो उसके साथ उतनी एज। अब खुद मारो, जस्ट ठीक है, फीमेल क्या 16 की है और मेल क्या वो 17 का है, तो थिंक किया जा सकता है कि माइनर एज है दोनों की, तो थिंक किया जा सकता है। अगर एज उसकी 50 साल है, ठीक है ना, अकल, अब कहते हैं ना अकल आ जाती चाहिए इतने में, और विक्टिम की एज कम है, तो उसको तो बेल बिल्कुल ही ग्रांट नहीं करनी चाहिए। फिर कंपेरेटिव एक जो विक्टिम है एक्यूज, दोनों की कंपेयर करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो 3 कारण है ये। और फैमिली रिलेशन, अगर कोई रिलेटिव है आपका, रिलेशनशिप है, मतलब क्लोज सच ए रिलेशनशिप, द मोर ऑडियस ऑफेंस टू, मतलब एलिज, मतलब कि फिर तो ऑफेंस उसने किया है तो बेल जल्दी से नहीं मिलनी चाहिए। और सेक्शन 29 है जो बेल को कंसिडर करता है अगर किसी के साथ पॉस्को में रजिस्टर्ड होता है, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं तो नहीं कह रहा कि इसी केस के लिए, पॉस्को के लिए नहीं, ये आप किसी भी केस के लिए एक चीज़ें कंसिडर कर सकते हो, ये एथिक्स में लिखने के लिए ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। तो पॉस्को पढ़ लिया हमने, क्वाड पढ़ लिया, ये थोड़ी देर में पढ़ने वाला है। ये सारी न्यूज़ है इससे रिलेटेड, स्पेस से। दूसरी न्यूज़ आती है ग्लोबल लीडर ऑन द पोस्ट कोविड एरा, ठीक है ना। अभी क्या बोला जा रहा है, अभी क्या बोला जा रहा है, इंडिया को, मतलब इसे मोदी जी ने बोला है, ये फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बन गया है इंडिया। ऐसे क्यों बन गया, ठीक है, इंडिया की 2011 में मतलब क्या हुआ था कि इंडिया आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज नेशनल वैक्सीन डे एवरी ईयर मार्च 16, तो उससे ही रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। 2011 में इंडिया पोलियो फ्री हो गया, मतलब 2011 से इंडिया में कोई केसेस नहीं मिले, ठीक है ना, पोलियो के। और 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया गया, तो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। ऐसे आपको ऑप्शन देगा फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड देयर इज नो पोलियो केसेस इन इंडिया, पर ऐसी बात नहीं है, 2011 जनवरी से नहीं मिला है, तो अभी एक ही डिकेड हुआ, लास्ट 1 डिकेड से हमें कोई नहीं मिला, 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो गया। तो क्योंकि वैक्सीनेशन है, कोई बीमारी की बात चल रही है, कोविड कोविड चल रहा है, तो आपको जो 2-4 और वैक्सीनेशन जो है, जैसे पोलियो से रिलेटेड हो गया, तो याद रखना है। अब 2011 से कोई भी केसेस फाइंड नहीं हुआ है इंडिया में पोलियो का। आज नेशनल वैक्सीनेशन डे है, एवरी ईयर मार्च को मनाया जाता है। और हमने क्या बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ, आपको रिलायंट इंडिया हैज़ कोविड-19 वैक्सीन, मतलब कि इमर्ज हुआ है ग्लोबल लीडर के तौर पर, ठीक है ना, ऐसे इमर्ज हो रहा है। एक तरफ बात चल रही है कि डेवलप जो कंट्री है वो नेशनलाइजेशन कर रही है वैक्सीन का, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, नेशनलाइजेशन पहले हम अपने आदमी को लगाएंगे फिर उसकी सप्लाई करेंगे। जो डेवलप कंट्री है वो ऐसा कर रही है, ठीक है ना, एक चीज़ से गलत बात है, एक यूनिवर्सल इक्विटेबल अफोर्डेबल सप्लाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कौन कर रहा है, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं। देखो उल्टा हो रहा है, जो डेवलप कंट्री है वो तो नेशनलाइजेशन कर रही हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो इक्विटेबल की बात कर रही हैं, वो सप्लाई कर रही हैं, क्योंकि इंडिया क्या है, वो डेवलपिंग कंट्री है। तो ऐसा इन्होंने बोला है मोदी जी ने, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन के उधर रहा है। अब तक हम मार्च तक हम 70 कंट्री को इंश्योर कर सकते हैं, डोमेस्टिक डिमांड उनकी मीट करवा चुके हैं 70 कंट्रियों को। तो 17 कंट्री को हम सप्लाई भेज भेज चुके हैं। तो हम एक डेवलप कंट्री वो है, वो नेशनलाइजेशन की बात कर रही है, और हम डेवलप कंट्री है,
हम फेवर में है कि हमें वैक्सीन सप्लाई करनी है। और भी हमने क्या काम किया कि हमारे क्या काम किया, आईआईटी जो है हमारी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट उन्हें पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप कर दिए हैं, एफोर्डेबल एआई पावर्ड कोविड-19 टेस्ट किट बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक है, पास में भी नहीं जाना, ड्रोन बना दिए सैनिटाइजेशन करने के लिए, चीप एंड इफेक्टिव पीपीटी किट एंड मास्क डेवलप कर दिए हैं। तो ये कुछ काम हमारे बीच में हुए हैं, आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, हमें एक लॉन्ग एडॉप्ट मतलब फिलॉसफी रखनी है आपका, वासुदेव कुटुम्बकम, ठीक है ना, ये वाली फिलॉसफी पे हम हमारी फैसिलिटीज़ है काम करें। तो कुछ ये है, तो डेवलपिंग से जो डेवलप कंट्री है और इसमें डेवलपिंग कंट्री कुछ अच्छा कर रही है, ऐसा मोदी जी ने बोला है। और तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं आपको, एनआरआई बजट क्या है ये तो मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको वासुदेव कुटुम्बकम के बारे में बताऊंगा। आपने इधर से अपना ओवरव्यू ले ही लिया है कि कैसे मूव कर रहे हैं। वासुदेव कुटुंब की कोई से क्वेश्चन आ सकता है, ये किस प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा, ये फैमिली प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा, ठीक है ना। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका वासुदेव कुटुम्बकम फर्स्ट, ठीक है ना। एक्सप्लेन क्या करता है, इंडियन फैमिली सिस्टम चलता है ना, डिस्करेज करता है इंडिविजुअलिज्म को, जो डिस्करेज करता है ना इंडिविजुअलिज्म को और इंक्रेज करता है आपका कलेक्टिविज्म को, मतलब कि फ्रेगमेंटेड मत होने दो कि मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। तो मतलब एक कलेक्टिव सोच रखो, कलेक्टिव थिंकिंग रखो, जो फैमिली की होनी चाहिए, सब एक साथ जुड़े होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव टू द फ्रेमवर्क ऑफ अ जॉइंट फैमिली, ये बोलता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। तो वासुदेव कुटुंब में क्या बोलता है कि इंडिविजुअल मत बनो कि मैं हूँ, आप एक सोच रखो ये पूरी दुनिया हमारा घर है। तो उस वाले वासुदेव कुटुंब का ये मतलब है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम से स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम कैन बी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू ओवरकम द सेवरल क्लिपिंग और सोशल इविल। कुछ परेशानी आ जाए, कुछ आ जाए, तो एक पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होगी, तो एक तरह से मतलब कि सॉल्यूशन पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशन निकलेगा। सिंगल वो तो खुद ही बात है। तो ये बात इसमें की गई है। ऑल्सो एक्सप्लेन विद द एडवेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, इवन इन इंडिया जॉइंट फैमिली बिकम फ्रेगमेंटेटेड, मतलब टूटती ही जा रही है, ठीक है ना, एक बढ़ गए, दो बढ़ गए, तो वो चीज़ें तो उसके लिए, बट द प्रिंसिपल ऑफ वासुदेव कुटुम्बकम स्टिल अ गाइडिंग द बिगनिंग ऑफ द सोसाइटी, मतलब अभी भी वो रोशनी दिखाने का काम कर रहा है वासुदेव कुटुम्बकम, जो स्टिल अभी भी सोसाइटी को एक तरह से बिकनी मतलब बिकॉनी मतलब कि लाइट मतलब जो होती है उसको दिखाने का काम कर रहा है अभी भी ये वर्ड। तो आपको याद रखना है वासुदेव कुटुंब क्या बोलता है, कलेक्टिव सपोर्ट लाओ, कलेक्टिविज्म लाओ, ठीक है ना, कि आप इंडिविजुअलिज्म पे भरोसा करो। और एक तरह से इंडियन फैमिली होती है वो कलेक्टिव साथ में मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मोदी जी ने इसी वर्ड की बात की है, तो आप थोड़ा याद रखना, ये सबको जोड़ने की बात करता है, सबका साथ सबका विकास, तो उस चीज़ की ये बात करता है, ना कि इंडिविजुअल की भी बात करता है। तो ये हमारा हिंदू की ये वाली लाइन होगी, बस इतना याद रखो किस चीज़ की बात करें, कलेक्टिव सोच, ना कि इंडिविजुअल सोच रखनी चाहिए। ये हो गया आपका। दूसरी आई है कि अभी ह्यूमन, आपने बहुत बार सुना होगा कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बहुत जगह होता है, स्पेशली इन साउथ इंडिया। तो अभी कर्नाटक में क्या किया जा रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे बी फेंसिंग, ये बोला जाता है मधुमक्खी होती है ना, उससे हाथी बहुत डरते हैं। उसके अगर उन्हें मधुमक्खी भनक आ जाएगी उसके 500 मीटर तक नहीं जाएंगे, मैंने भी देखा है, ठीक है ना। मधुमक्खी आवाज़ जो करती है ना वो बहुत दूर से सुन लेते हैं हाथी, कम से कम आधा किलोमीटर दूर से मधुमक्खी की आवाज़, और वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। तो अभी क्या करें, बी की जो बॉक्स होते हैं ना, बी बॉक्स हनी बॉक्सेस होते हैं, तो उनकी फेंसिंग की जा रही है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है इन बिटवीन द ह्यूमन, मतलब कि एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पे बी फेंसिंग की जा रही है। तो एक तरह से एक पॉइंट लिखने के लिए आए ह्यूमन और आपका एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो आप एक चीज़ लिख सकते हो, बी फेंसिंग, हनी बी फेंसिंग। ये कौन कर रहा है, KVIC, खादी विलेज आपका इंडस्ट्रियल जो कमीशन है, मतलब कि इंडस्ट्री कमीशन है, वो इसे अप्लाई कर रहा है, और कहाँ पे, आपका कर्नाटक के अंदर। तो आप याद रखो कौन सा नेशनल पार्क पड़ता है, नागरहोली नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ साथ नाइट विजन कैमरा भी लगाए जाएंगे उनकी मतलब कि मूवमेंट को चेक करने के लिए। तो दो पॉइंट आप मिल गए आपको। अगर ह्यूमन एलिफेंट के ऊपर कुछ चीज़ आए, एक तो बी फेंसिंग, हनी बी फेंसिंग होगी आपकी, और दूसरा क्या हो गया आपका, कैमरा इंस्टॉल करने के लिए। तो ये कहाँ पे हो रहा है, कर्नाटक में किया जा रहा है, इसे चेक किया जाएगा, अगर ठीक से काम हुआ तो ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया, प्रोजेक्ट REHAB, कुछ नहीं है, फुल फॉर्म पढ़ो, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बी, ये इसके नाम है, बी फेंसिंग। उनके अटैक को ऐसे रख देंगे बॉक्स को, उनकी आवाज़ से हाथी पास नहीं आते हैं,
बस इतना याद रखना। रिसेंटली प्रोजेक्ट REHAB रिलेटेड टू वॉट, ऐसे लिख के देगा तो आपको समझ जाना किस चीज़ के लिए है। ये एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए यूजिंग बी। अभी इसमें ये वाला आर्टिकल आता है कि जो गुल्फ नेशन है फैसिलिटीज है रिटर्न, जो इंडिया मतलब रिटर्न ऑफ इंडियंस थे, मतलब गुल्फ कंट्री सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ रहते हैं, गुल्फ कंट्री में रहते हैं जो हमारे लोग काम करते हैं। तो अब उन्हें वापस भेजना है, वापस भेजना है, तो सिर्फ क्या बोला है यहाँ पे रविशंकर जी ने, दोबारा से वो स्टार्ट करनी चाहिए। जो हमने इंटरनेशनल फ्लाइट सब बंद की हुई हैं, ठीक है ना, जो 45 लाख जो पीपल रिटर्न फ्रॉम होम अंडर भारत, जो बंदे वो अपना वंदे भारत मिशन हम लेके चलाया था ना, हमने अपने जो इंडियंस थे बाहर देश में काम कर रहे थे उनको वापस लेके आया था। उन्हें वापस भेजने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें दोबारा से फ़्लाइट एयर इंडिया की रिज्यूम करनी चाहिए, ठीक है ना, इंटरनेशनल फ़्लाइट दोबारा से उस फुल्ली कैपेसिटी से रिज्यूम करनी चाहिए कि उन्हें वापस भेज सकें। बस इतनी ही बात की गई। वंदे भारत मिशन है, बस ये याद रखना किस चीज़ से रिलेटेड है। ये रिलेटेड है आपको जो वहाँ से अपने जो फॉरेन में NRI वर्कर्स थे, अपने PI वाले सबको वापस लेना आने के लिए। अब इसमें बात की गई नो प्रपोजल टू ब्रिंग पेट्रोल डीजल अंडर GST। तो याद रखना पेट्रोल डीजल GST में नहीं आता है। और क्या क्या चीज़ नहीं आती है आपका, क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल, ATS और नेचुरल गैस अंडर GST में अभी नहीं आती हैं। और भी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी होगी आपका, और आप चेक करना कौन कौन सी नहीं आती हैं। अब की रोड लद्दाख बीन कंस्ट्रक्टेड, मतलब एक रोड बनाई जाएगी लद्दाख पे, ठीक है ना, जो चाइना मतलब कि स्टॉप किया, कहाँ पे था हमारा इशू, कहाँ पे था, फिंगर पे था, पेंगोंग में था, दिपसेंग प्लेन पे था, गलवान में था, गैरो आपका गोरा हॉट स्प्रिंग पे था। तो ये कुछ प्लेसेस थी। अब क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक रोड बनाने की बात करिए, हम 57 रोड डेवलप कर दी गई हैं और भी की जाएंगी। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कौन बनाता है बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर BRO बनाता है। और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है BRO, वो आता है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब हरियाणा तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे, मतलब कि क्या चीज़ है वहाँ पे, फूड की इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। कहाँ आपका, हरियाणा और तमिलनाडु में। ऐसा किसने बोला है, ऐसा आपका बोला है, एक बिल आने वाला है, बिल के अंदर है ऐसा, ठीक है ना, फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रीनरशिप और मैनेजमेंट बिल 2019। तो कहाँ पे दो आपकी फूड इंडस्ट्री बनाई जाएंगी, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, हरियाणा और तमिलनाडु में। तो ये होगी हमारे इससे रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इसमें क्या है, कॉल ए फ्रेश पोल इफ नोटा इज टॉप। जैसे आप नोटा डालते हो ना, नोटा वोट डालते हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, अगर आप नोटा के वोट, जो नोटा आप करते हो नन ऑफ द अब को प्रेस करते हो, उसके वोट ज़्यादा हो गए इन कंपेयर टू किसी जो वोटिंग लिस्ट में नाम है उनसे ज़्यादा नोटा के वोट है, तो क्या करना चाहिए, कॉल ए फ्रेश सिलेक्शन, दोबारा सिलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स करने के लिए सेंटर और EIC को बोला है कि आप ऐसा लेके आओ, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट। तो अब देखते हैं फ्यूचर में ऐसा होगा क्या नहीं होगा। फिर तो दबा के नोटा दबाना, नोटा के वोट ज़्यादा हो गए तो वो इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, वहाँ पे दोबारा होंगे। और उससे एक चीज़ शायद कि नोटा अगर मेजोरिटी में चला जाता है तो इलेक्शन कराना पड़ेगा। हाँ, तो नोटा वही तो इस पे सीख करने के बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, बोला है, रिस्पॉन्स मांगा है सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। अगर अभी क्या होता, अभी तक नहीं होता था ऐसा, पर सोचते नोटा वोट बेकार कर देंगे। अगर नोटा राइट टू यहाँ पर रिजेक्ट है, तो क्या है कि अगर नोटा का वोट ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेयर टू किसी भी कैंडिडेट से, तो वहाँ पे वो इलेक्शन दोबारा से कराएंगे, ऐसी बात की है। एक और चीज़ कंसिडर करने की बात चल रही है, अगर जो कैंडिडेट खड़े हैं, अगर नोटा का वोट ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी चेंज करने चाहिए, क्योंकि उनको फेवर नहीं करती है गवर्नमेंट, मतलब वहाँ के लोग फेवर नहीं करते हैं उन्हें। तो अभी कंसिडर के लिए भेजा है, आगे रिस्पॉन्स क्या आएगा उधर से वो बात की बात है, वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। ये अभी थोड़ी सी बता दो न्यूज़, यूपी ने क्या किया, रिजर्वेशन कैप को रीच कर दिया, 60% रिजर्व। अभी वहाँ पे लोकल इलेक्शंस है, लोकल इलेक्शन रिजर्व सीट होती है, महिला, ST, वुमेन, OBC की रिजर्व सीट होती है। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, 60% रिजर्व कैटेगरी में डाल, तो एक ने PIL कर दी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा उस रिजर्वेशन कि इतनी आपने क्यों इंक्रीज कर दी रिजर्वेशन कैटेगरी की सीट। अभी आता है इंडियन के, जो इंडिया आर्म फोर्स आपका इम्पोर्ट है ना, वो कम हो गया, 33% इम्पोर्ट हमारा जो हम इम्पोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, फिर मेक इन इंडिया की वजह से जो हमने डेवलप करना अपनी कंट्री में स्टार्ट किया, तो हमारा इम्पोर्ट कम हो गया है 33%। ऐसा कहाँ से पता लगा है भाई, एक आपका स्वीडिश थिंक टैंक है आपका, स्टॉक होम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सिप्री, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें ऐसा बोला है इंडिया की, देखो याद रखना इसका नाम, ठीक है ना,
सिप्री कौन से रिपोर्ट निकालते हैं, कितना खर्चा, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम आपका आर्म्स से रिलेटेड। तो ये स्वीडन कंट्री का थिंक टैंक है, ठीक है, इसने निकाली है। तो इंडिया का 33% कम हो गया है 2014 से और 15 तक, 16 से 20 तक। उसके बाद भी हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट जो है वो आपकी सऊदी अरेबिया। तो ऐसे याद रखना 2 पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि किसने निकाली सिप्री, ये कोई स्वीडिश थिंक टैंक है स्टॉकहोम्स का, उसने निकाली है। और इंडिया का कम हुआ है, फिर भी सेकंड इंपॉर्टेंट कंट्री है सऊदी अरेबिया के बाद, ठीक है ना। रशिया जो है सबसे मतलब कि क्या था कि उसने डाइवर्सिफाइड नेटवर्क ऑफ आर्म सप्लाई। हम सबसे ज़्यादा किससे सब ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं सबसे ज़्यादा। हम किससे ले रहे हैं, इम्पोर्ट कहाँ से पड़ रहे हैं, लार्जेस्ट, नहीं हम भी ले रहे हैं, और लार्जेस्ट सप्लायर जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में वो रशिया, लार्जेस्ट रशिया। फिर भी 53% उसका भी कम हुआ है, उसके बाद भी वो लार्जेस्ट ही है। और सबसे ज़्यादा इंडिया रशिया से लेता है, ऐसा इन्होंने बताया, इम्पोर्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्या था, यूएस, द सेकंड आर्म सप्लायर इन द इंडिया। फिर उसके बाद किससे लेते हैं, यूएस से लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने सारी बातें ये चीज़ की गई है। यूएस वाज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर 2011-12 इन द 16-20। द इंडिया आर्म्स इंपोर्ट फ्रॉम द यूएसए वर 46 लोअर देन द प्रीवियस 5 ईयर, हमारा कम हुआ है। एंड मेक यूज द फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर इन 2016-20। देखो 2011-12 में क्या था, हमारे लिए सेकंड लार्जेस्ट था आफ्टर रशिया, और 16-20 में क्या हो गया, ये फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया, यूएस फोर्थ पोजीशन पे पहुंच गया। तो पहला कौन सा हो गया, हमारा रशिया हो गया। तो सेकंड कौन है, सेकंड फ्रांस हो गया। थर्ड इजराइल हो गया, तो हमने फ्रांस, रफाल खरीदे ना। फिर इसराइल से हमने मिसाइल विसाइल बनाई है, कौन सी बनाई है आपको पता ही है वो, ठीक है ना। और उसके बाद आ गया यूएस। तो यूएस पोजीशन कम हुई है, तभी तो काटसा वाटसा की बात करने चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है, सबसे ज़्यादा सऊदी अरेबिया खरीदता है, उसके बाद इंडिया खरीदता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो ये हो गया आपका सारा। फ्रांस से हमारा इंक्रीज हुआ है, 6 से 9% इंक्रीज हो गया, बस एक और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ये पाकिस्तान का इंपोर्ट बताया, पाकिस्तान तो किसी से खरीदेगा, चाइना से खरीदेगा, चाइना टर्की से खरीदता है वो, बस इतना याद रखना। फिर जो आती है आपकी सुप्रीम कोर्ट बैट, मतलब अभी क्या टेंशन थी, जो हमारे आपने ग्रेट इंडियन आपके बजट जो है, आपके बुशर्ट जो है वो क्या है, वो ग्रेट थ्रेट में क्यों है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाई एक्सटेंशन वायर्स होती है ना, उनसे वो टकरा, एक तो भारी वर्ड होती है, उनसे वो टकरा के वो उसकी डेथ हो जाती है, करंट वरंट लग जाता है, इसमें टकरा के डेथ हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो कोलिजन होता है पावर लाइन से, उसको कम करना है। कैसे कम करेंगे भाई, जो तुम इतनी ऊपर वायर डाल रहे हो, तुम धरती का यूज़ करो, अंडरग्राउंड करो, ठीक है ना, अंडरग्राउंड करो। पर वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या बोला है कि अंडरग्राउंड पॉसिबल नहीं है, हाई जो वोल्टेज वाली लाइन है उन्हें पॉसिबल नहीं है अंडरलाइन करना। तो उसके लिए एक मिशन स्टार्ट किया था, उस मिशन का आप नाम बताना कि वायर के ऊपर वो लाइटें लगानी थी, दूर से उन्हें लाइट दिख जाए और पास में ना आए। तो उस मिशन का आप नाम बताना, ठीक है ना। तो गुजरात और राजस्थान में मतलब सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, और क्रिटिकल इंडेंजर में आते हैं, आयुषनी क्रिटिकल इंडेंजर में आते हैं। और डेजर्ट जो है आपका, डेजर्ट नेशनल पार्क इधर के साइड, जैसलमेर इधर के साइड जो है वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस सब चीज़ की बात होगी। तो वन ऑफ द रीज़न क्या है इनकी डेथ का, एक तो वो थी, उसका नाम भी बताया, एक तो मतलब दवाई थी जिसे खा जाते थे, वो जानवरों को देते थे, फिर ये खा ले डेथ हो जाती थी। और दूसरा रीज़न क्या है, ये मतलब हाई एक्सटेंशन पावर लाइन जो है। तो आप दवाई का नाम भी बताना। और दूसरा फिर आपकी जो एक मिशन स्टार्ट किया है, इसके ऊपर लाइटें लगाई जाएंगी, हाई पावर एक्सटेंशन दूर से दिख जाए इन्हें, तो उसका नाम भी बताना, क्या था उस मिशन का नाम। अभी सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको केस पढ़ाया था कि कोटा से रिलेटेड 50% रीच कर चुका है, कैप ऊपर जा चुका है 50% का किसी किसी स्टेट के अंदर। तो इंदिरा सोहानी केस है, आप याद रखना। तो उस केस के ऊपर 5 जज की बेंच बैठ गई है। अब वो क्या वर्डिक्ट देते हैं वो बाद में पता लग जाएगा हमें, क्या वो वर्डिक्ट आएगा उनसे रिलेटेड। हरियाणा फर्स्ट टाइम कर रहा है, पहले भी कर चुका है कोई? क्या चीज़? ये रिजर्वेशन को इंक्रीज करने की? नहीं नहीं, ये रिजर्वेशन तो डिफरेंट है। ये वो रिजर्वेशन, ये तो 50% टोटल वाले की बात कर रहे हैं, वो ST SC OBC। और जो हरियाणा ने किया है वो लोकलाइजेशन किया है। लोकलाइजेशन, अभी एक न्यूज़ आपको बताऊंगा। लोकलाइजेशन मतलब क्या कर रहा है हरियाणा, कि वहाँ की लोकल के आदमी जिनकी 50,000 से कम की सैलरी वाली जॉब्स है ना, उसमें लोकल के ही 75 आदमी रखे जाएंगे, प्राइवेट के लिए भी।
उससे पहले अब क्या कर चुका है, उससे पहले तुम्हारा आंध्र प्रदेश में चल रहा है, ये हरियाणा कर चुका है, मध्य प्रदेश थिंक कर रहा है हम भी लेके आएंगे ऐसा। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, एक तरफ बात कर रहे हो आप कॉपरेटिव फेडरलिज्म की, और मतलब कि इंक्रीज करने की सब देश में वन नेशन वन कार्ड वन नेशन, और एक साइड तुम बात करते हो इन सब चीज़ों की, मतलब कि बिल लेके आएंगे रिजर्वेशन और लोकल के लिए। ये लोकल के लिए है, ना कि ये वाला जो है, ये वाला जो 50% से रीच कर गया ऊपर कोटा, वो ST SC OBC वाला, उसकी बात करेगा इसमें। इंदिरा सुहानी केस याद है ना, उससे रिलेटेड है। वो वाला अलग है, वो तो लोकल वाले के लिए है। जैसे हरियाणा, आप राजस्थान के हो, आपको PCS वाली गवर्नमेंट जॉब में तो वहाँ के लोगों को है ही जो राजस्थान के हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप राजस्थान के हो, बोल दे कि राजस्थान में जो भी कंपनी आएगी बाहर से, वो 75% लोकल वालों को जॉब देगी, वो अलग हो गया। ST SC OBC अलग है, वो तो कैटेगरी के हिसाब से मिलेगी आपको। वो तो भी तो होता है कि लाइक इस गवर्नमेंट का खुद का अंदर से रिजर्वेशन अलग होता है। हाँ लाइक SBC को मिलता है, मतलब कि हमारे यहाँ पे 7-8% राजस्थान हाँ, तो अब हम सेंट्रल। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सुप्रीम, चलो पहले मैं ये खत्म कर दूं। ग्लोबल ऑर्डर मतलब चाइना थ्रेट मान रहा है ना, चाइना क्यों थ्रेट मान रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप कोल्ड वॉर स्टार्ट करोगे, ऐसे क्वाड वाड को आगे लेके आओगे, तो आपसे क्या स्टार्ट होगी, कोल्ड वॉर दोबारा स्टार्ट करने की अब बात कर रहा है। क्या नाम आपके चाइना, चाइना डर रहा है ना, मतलब क्वाड बना रहे हो, हमारी बात कर रहे हो क्वाड के अंदर बैठ के, ये गलत चीज़ है, ऐसा चाइना ने, वहाँ के जो अपने फॉरेन मिनिस्टर UN सिक्योरिटी मतलब हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप जो बात ईस्ट चाइना सी की बात कर रहे हो और फिर येलो सी की बात कर रहे हो, मैंने बताया ना, तो वो सब ठीक चाइना को फेवर में नहीं है, तो कोल्ड कोल्ड वॉर की बात कर रहा है चाइना। योर मेंटलिटी क्या आपकी कोल्ड वॉर की तरफ जाने की हो रही है। बुर्का बैन कर दिया श्रीलंका में से, ऐसा। फिर आपका कोलंबो का जो टर्मिनल प्रोजेक्ट है अडानी ग्रुप को मिला है, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया ठीक है हम बनाएंगे, जो वेस्ट वाला है WTC, वो मिल गया, ठीक है हम बनाएंगे। ठीक है, सेम सेक्स यूनियन, कैथोलिक जो चर्च है कान बी ब्लेस द सेम सेक्स यूनियन, मतलब कि जो सेम सेक्स वाले शादी करेंगे, जो कैथोलिक यूनियन है उन्हें ब्लेस नहीं करेगी। ब्लेस इन द सेंस वो चर्च में जाके शादी करते हैं ना, तो उन्हें ब्लेस नहीं करेंगे, करो शादी आपको करनी है। इन्फ्लेशन मतलब कोविड-19 केसेस राइजेस, इन्फ्लेशन वरी, मतलब इन्फ्लेशन का वरी है गवर्नमेंट के सामने इंक्रीज हो सकती है, तो ये है थोड़ा। फिर WPI इन्फ्लेशन बता ही चुका हूँ मैं आपको। WPI में ओनली आपको क्या आती हैं, गुड्स आती हैं, पर हमारा क्या करते हैं 2011-12 उसका वो है। और WPI कौन निकालता है ये आपको पता ही है। फिर CPI मैंने आपको बताया था, CPI में गुड्स और सर्विस दोनों आती हैं। CPI 4 तरीके से निकलता है, जो वर्किंग और लेबर वाले हैं उन्हें लेबर मिनिस्ट्री निकालती है। CPI कंबाइन कौन निकालता है आपका, वो स्टैटिक वाली जो मिनिस्ट्री है वो निकालती है, CSO। तो ये मैं 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, डिफरेंस ही बताया था WPI CPI का, तो थोड़ा आप याद रखना। उसके बाद क्या, हमारा इंपोर्ट जो है, मतलब ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है कि इंपोर्ट डिपनिंग हुआ है, वाइडन क्यों गया ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मिसमैच हो जाता है ना, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। यही कुछ न्यूज़ है। अब ये है कि मेजर IT फर्म आई शिफ्टेड आउट फ्रॉम हरियाणा, ऐसा क्यों होगा, देखो IT फर्म कहाँ है, गुड़गांव पूरा IT सेक्टर है, हरियाणा के अंदर आता है। अब उन्होंने 75% रिजर्व कर दिया। अब जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से वहाँ से आते थे IT वाले, IT हब था गुड़गांव, वहाँ क्या लेते थे, मतलब जॉब करते थे। अब क्या है, ऐसा कोई रूल आएगा कि 75% लोकलाइज के लिए करनी पड़ेगी, तो मे बी वो शिफ्ट कर जाएंगी। हम ऐसा रूल मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है उनके लिए, ठीक है ना, उन्हें मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, स्किल नहीं मिल पाएगा। वो तो बेंगलोर से भी बच्चे आते थे, तमिलनाडु से भी यहाँ नौकरी करने आते थे। तो मे बी ऐसा नास्कॉम स्टडी बोल रहा है, उसने स्टडी किया है कि जो अपनी IT हब्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ से हरियाणा छोड़ के जा सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो ऐसा कुछ हरियाणा से कहाँ जाएंगी, इधर आ जाएंगी नोएडा में फिर। तो ये इफेक्ट है हिट होने का। अब क्या कि ग्लोबल स्पीड पोस्ट डिलीवरी करेगा अपना इंडियन पोस्ट, तो ग्लोबल में भी वो डिलीवरी स्पीड वाली डिलीवरी स्टार्ट करेगा। तो बस इतनी ही न्यूज़ थी। लास्ट में हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट, जो पॉलिटी का टर्म्स का टॉपिक है, लास्ट न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ हाईएस्ट जुडिशरी कोर्ट, आपको पता ही है, ये फाइनल कोर्ट अपील के लिए, इसके बाद तो कहीं आप जा ही नहीं सकते। हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की हाईएस्ट कोर्ट है, और जुडिशियल रिव्यू की पावर है इसके पास, ठीक है ना। यह कोर्ट है और सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में, ठीक है ना। ठीक है, 3 टायर स्ट्रक्चर है। पहले क्या होती है, आपकी सबॉर्डिनेटली कोर्ट होती है, वहाँ से हार जाओगे तो हाई कोर्ट में चले जाओगे, वहाँ से भी हार जाओगे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। तो इंटीग्रेटेड है आपका, और मतलब कि क्या है,
सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशल सिस्टम है हमारा, 3 स्ट्रक्चर में मैंने बता दिया। हिस्ट्री क्या है, जो आपका रेगुलेशन एक्ट आया था 1773 में, जब डेवलप हुई थी आपकी सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा के अंदर, ठीक है ना। तो 1773 में रेगुलेशन जो एक्ट आया था, पहला चैप्टर पढ़ोगे हिस्ट्री का तो रेगुलेशन एक्ट आएगा, उसी पर टाइम पर डेवलप हुई थी सुप्रीम कोर्ट। फिर बाद में स्टेब्लिश की गई थी बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट स्टार्ट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट मद्रास में स्टार्ट की गई थी, मुंबई में स्टार्ट की गई थी, मतलब किंग जॉर्ज थर्ड ने स्टार्ट की थी 1800 और 1823 में। फिर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1980 में, 1861 का, एबॉलिश कर दिया था उसने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे से। और सरदार अदालत प्रेसिडेंट टाउनसन को एबॉलिश कर दिया था उसने, ठीक है ना। फिर फेडरल कोर्ट एक्ट आया था 1935 में, फेडरल कोर्ट डेवलप कर दी गई थी, गवर्नमेंट जो आया था एक्ट 1935 वाला। जो फेडरल कोर्ट होती थी वो सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोविंसेस, मतलब फेडरल स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट होते थे उसको वो जज देखते थे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आज़ाद हो गया था 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया था आपका। पहली सीटिंग 2 दिन बाद कर दी गई थी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना 2 दिन बाद ही पहली सीटिंग हुई थी 28 जनवरी को, ठीक है। जो उसके डिसीजन होते हैं, जो भी लॉ डिक्लेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट, बाइंडिंग होते हैं सारी कोर्ट पे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इसके पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि स्टैंड ले लेगी गवर्नमेंट ने कुछ गलत बिल ले गया कुछ, तो ये जुडिशियल रिव्यू ले सकती है उसके ऊपर। क्या क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर, स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूएन एंड स्टेट, फंडामेंटल राइट्स को कोई हार्म हो रहा है गारंटीड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर ये अपने जुडिशियल रिव्यू ले सकती है, ऐसा इसमें बताया गया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस क्या है इसके, देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस क्या है इसके, ठीक है ना। ये पार्ट 5 के अंदर है यूनियन, और चैप्टर 6 ऑफ द यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 से 147 तक। तो यह 47 में आज़ाद हुए थे, आज़ाद के लिए हमारे पास कोर्ट बनी थी, तो उसके आसपास के जितने होंगे वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि 131 आपको याद होगा ओरिजिनल जुडिक्शन, तो ऐसे ही पता लग सकता है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 124 स्टेट दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब ए लार्ज नंबर, मतलब जब पार्लियामेंट लॉ मतलब चेंज नहीं करती है, जज बढ़ाने हैं घटाने हैं ये वो सब, तो मतलब ये आप याद रखो, इतनी ही बात है। ये ओरिजिनल जुडिक्शन ले सकती है, एप्लेट जुडिक्शन ले सकती है, एडवाइजरी जुडिक्शन दे सकती है, कौन, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ठीक है ना। एट ए प्रेजेंट कितने 31 है, और भी इंक्रीज हो गए हैं, पुराना है थोड़ा, 34 हो गए, देखो ये आ गया बिल है एडिट 4 जज टू इंक्रीज द जुडिशियल स्टैंड, ठीक है ना। 34 तक करने की है, ये हो गए हैं अब 34, पुराना है तो 34 हो गया, 33+1, ठीक है ना। तो मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट बना था स्ट्रेंथ कितनी थी कि 8 थे, ठीक है ना, 8 थे, यानी 7+1 थे ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल 7+1 थे, अब कितने हो गए 33+1 हो गए। पार्लियामेंट के पावर होती है उस चीज़ को बढ़ाने की घटाने की, वो ठीक है। और सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द दिल्ली एज ए सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ऑल्सो अथॉरिटी सीजीआई टू अपॉइंट द अदर प्लेस टू प्लेस सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सीजीआई जो है चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, कोई अदर प्लेस उन्हें करनी हो, ऐसा उसमें इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं वही बोल सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु में भी लेके जाना चाहिए, साउथ में भी लेके जाना चाहिए, ठीक है ना। कोई डिसीजन होगा, डिसीजन रिगार्डिंग ओनली टू अप्रूवल, ठीक है ना, कोई डिसीजन उन्होंने लिया तो प्रेसिडेंट उसे अप्रूवल दे सकते हैं, दिस ओनली ऑप्शन नॉट ए कंपलसरी, तो बस इतना आप याद रखो। अपॉइंट कैसे किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, कंसल्ट करते हैं वो सच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। वो कंसल्टेशन करते हैं ना, वो मैंने बताया था आपको, ये फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, तो किसी जज को अपॉइंट करना है तो वो क्या करेंगे, पहले वो मतलब जज अपने अपनी नाम निकालेंगे और फिर उस प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और जो कंसल्टेशन भेजेगा सीजीआई और अदर जज की कंसल्टेशन जाएगी वो ऑब्लिगेटरी होगी, आपको माननी पड़ेगी, आपको किसको माननी पड़ेगी, प्रेसिडेंट को करने के लिए, ऐसा जज केस में बताया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 1950 से 1973 कैसे होता, सीनियर मोस्ट जज था उसको अपॉइंटेड किया कर दिया जाता था, ठीक है। पर कुछ वायलेशन होने लगा 73 के बाद, जो ए एन राय उनको अपॉइंटेड कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनसे सीनियर 3 जज थे उनसे ऊपर,
उनको नाम भूल गए, फिर और भी केस आने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जज केस आया 1993 में, ठीक है ना। उसमें कुछ सीनियर मोस्ट जज को ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद कुछ होंगे चीफ जस्टिस के साथ कुछ ऑफिसर होंगे, मतलब कि जज होंगे, वो बैठ के बात करेंगे, फिर वो नाम सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, फिर वो नाम को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ऐसा थर्ड जज केस में हुआ। देखो पहले में क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था, सेकंड में ऐड कर दिए गए कुछ और, ठीक है ना। थर्ड जज केस में चीफ जस्टिस को मतलब कि कंसल्टेशन आपका प्योरिटी ऑफ जजेज में, तो ये सब बढ़ाते गए थे, ठीक है ना। अब कोलिज्म अब क्या वर्क करता है कि 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे प्लस सीजीआई इंडिया होंगे, वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे, किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट को भेजेंगे। तो ये सारे कोलिज्म वाले केस में बताया गया। 998 में आया, मैं बता चुका हूँ कोलिज्म। फिर क्या उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट लेके एनजीएसी, कोलिज्म सिस्टम खत्म करो, एनजीएसी बनाते हैं। एनजीएसी क्या होगा, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट, ठीक है ना, 2014 में लेके आई। 1998 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये बनाने की बात चल रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ए प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अगेंस्ट है, ये इस पर अनकॉन्स्टिट्यूशन लग गया, फिर ये कोई ऐसा बना नहीं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जज की, वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, शुड बी जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना, और 5 साल तक के लिए, ठीक है। और उसके अलावा मतलब कि ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या कर होना चाहिए, इट शुड बी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, उसको भी जज बना दिया जा सकता है। एंड शुड बी मतलब डिस्टिंग्विश जुडिक्शन इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भाई ये अच्छा आदमी है, जज बनने लायक है, जुडिस्ट है, मतलब तो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट छोड़ो, वो गवर्नमेंट के ओपिनियन में होना चाहिए। तो एडवोकेट बन सकता है 10 साल हो, कोई हाई कोर्ट का जज हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, सिटीजन ऑफ इंडिया का, तो ये है। कोई प्रिस्क्राइब एज नहीं है, मिनिमम एज नहीं है कि हाँ कि इतने होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। अब ये ओथ कैसे लेता है, जैसे प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं किस चीज़ की, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लेगा कि मैं फेथ और एलिजेंसी रखूंगा इसमें, अपोल्ड करेगा सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की, मतलब मैं इसे बरकरार रखूंगा, एंड ड्यूली फेथ इन द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, मतलब मैं बेस्ट प्रैक्टिस करूंगा, कोई इल फेयर किसी का फेवर नहीं लूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जज साहब है भैया। दो तीनों चीज़ की लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी की, फेथ और इल की भी लेंगे। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, अपहोल्ड रखूंगा, अपहोल्ड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को, ये कुछ है। टेन्यूर बताया गया है 65 साल तक का। इट कैन बी रिजाइन, किसको रिजाइन देगा, प्रेसिडेंट को एनी टाइम, रिटर्न में रिमूव कर सकते हैं भाई, पार्लियामेंट इस इम्पीचमेंट लाते हुए रिमूव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कैन, सुप्रीम कोर्ट क्या था, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो सकता है। वो कैसे, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। और किस बेस पे, मिस बिहेवियर और इनकेपेसिटी, भैया इनके लायक नहीं है, मिस बिहेवियर है, इस 2 बेस पे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अभी तक कोई जज ऐसे रिमूव नहीं हुआ है, पर कुछ जज इनके ऊपर आ चुका है अभी 1-2 बार, ये विधेयक लेके आ चुका है, पर अब तक कोई रिमूव नहीं हुआ, ऐसा याद रखना। फिर सैलरी अलाउंस डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट करता है उनकी, पहले ही बता देता है। एक्टिंग कौन होता है, जो एक्ट कर रहे हैं, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। एक्टिंग मतलब कैसे बनेंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन, कैसे कब एक्ट करेगा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट हो, टेम्परेली एबसेंट हो, या वो कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अपनी ड्यूटी, तो एक्टिंग बनाए जाएंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है ना। एक होता है एडहॉक जज, लैक ऑफ कोरम है, मतलब कोरम होते जैसे 34 मेंबर है, तो कुछ कोरम होनी चाहिए ना बैठने के लिए, इतने जज तो होने ही चाहिए, तो उसके टाइम पे क्या होता है, एडहॉक जज बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट एज ए एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टेम्परेरी पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो एडहॉक जज आप पता लगनी चाहिए, हाई कोर्ट से लेके आते हैं, एडहॉक जजेस लेके आते हैं, क्वालिफाई मतलब कि अपॉइंटमेंट करते समय वो क्वालिफाई होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था ना, 5 साल के लिए हाई कोर्ट के, 10 साल के लिए वो उसके लिए, तो वो होने चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद हम करेंगे। उनकी सारी प्रिविलेजेस पावर जब तक वो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट जज जैसी उन्हें मिलेंगी। और रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस कैन बी रिक्वेस्ट टू रिटायर्ड जज, ठीक है ना, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज ए रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत समय हो गया, आप चलो जाइए आप अपने घर। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट क्या है कि मतलब यही कि सुप्रीम कोर्ट क्या, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक ए रेगुलेट जनरल प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट,
ठीक है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल केस रेफरेंसेस मेड द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 टू डिसाइड द ब्रीच कंसिडर 5 जज। तो यही सब है कि प्रोसीजर कैसे रखना है, इतना मत पढ़ो, बस इतना याद में रखो कैसे रखना है प्रोसीजर। इंडिपेंडेंट कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्या, फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, गार्जियन ऑफ प्रिंसिपल्स है। तो यार गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सीधी लाइन आती है, तो आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना, ना पार्लियामेंट के ना किसके, और इन्हें एक तरह से विदाउट फियर एंड फेवर में काम करना है, ये सारी बात की गई है। ठीक है, इंडिपेंडेंसी कैसे है इनके पास, मतलब कैसे आज़ादी है। एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इनका अलग है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर है, फिक्स सर्विस कंडीशंस है, एक्सपेंस चार्ज ऑन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज इन द सेंस क्या होता है, इनके जो फंड्स होंगे उनकी कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक चार्ज है, इनको तुरंत मिलेंगे, कोई मतलब अप्रोप्रिएट बिल पास नहीं होगा इनके फंड के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चार्ज है इनके, एक्सपेंस है। कंडक्ट ऑफ जज का मतलब उसने क्या किया है उसका कोई डिस्कस नहीं होगा। बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का प्रैक्टिस नहीं कर सकता। पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट, ठीक है ना, उसकी पावर होती है, उसके खिलाफ कुछ बोलेगा तो उसकी पावर होती है कंटेम्प्ट की। फ्रीडम टू अपॉइंट द स्टाफ, अपना स्टाफ अपनी तरह से अपॉइंट करें। जुडिक्शन कैन नॉट बी कटेल, जुडिक्शन को कटेल नहीं किया जाएगा। और सेपरेट है बीच में एग्जीक्यूटिव, सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो इंडिपेंडेंट की पावर होती है, इसलिए कोर्ट इंडिपेंडेंट है। जुडिक्शन क्या, एक तो ओरिजिनल जुडिक्शन है जो मैं बताया था, सेंटर और किसी स्टेट के बीच में, या सेंटर स्टेट स्टेट के बीच में, या बिटवीन टू स्टेट के बीच में कोई लड़ाई चल रही है उस डिस्प्यूट को सुलझाने की। ठीक है ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो अबव द फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन है। जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड द डिस्प्यूट अराइजेज द प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, को पहले कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से है तो उसमें नहीं मानेगा। कोई संसद और एंगेजमेंट सिमिलर इंस्ट्रूमेंट भी संसद के अंदर चल रहा हो, डिस्प्यूट ट्रीटी से कोई बात हो मतलब रिलेटेड टू, तो उसमें कोई नहीं। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट फिर भी आ सकते हैं वाटर डिस्प्यूट में, अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस में पहुंच जाता है, फाइनेंस कमीशन कोई मैटर रेफर करे, तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें नहीं आ सकता। रिकवरी डैमेज बाय द स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, ये कुछ है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, उसका जुडिशन नहीं एक्सटेंड होता। अब रिट्स उसके अंदर दिए, रिट्स भी है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर, हर्बियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिटेड आपका क्रू वारंटो और सेक्रेटरी, ये कुछ ये है रिट्स है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है। इन रिट्स के अप्लाई करके आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी जुडिक्शन लगा सकते हो। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुडिक्शन सेंस, एग्रीगेट सिटीजन कैन डायरेक्टली टू गो, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। ठीक है ना, डायरेक्टली आप जा सकते हो। पर हाई कोर्ट जो है उसके पास पावर ज़्यादा होती है रिट्स को लेकर, वो फंडामेंटल राइट्स को भी सुन सकता है और कोई और लीगल राइट आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उसको भी चेक कर सकता है। बस सुप्रीम कोर्ट कैसा है उसमें, ठीक है ना, उसकी एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है ना, वो फंडामेंटल राइट्स के ही सुन सकता है एक तरीके से, जो फंडामेंटल राइट्स के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुन सकता है, लीगल और फंडामेंटल राइट को भी अगर आपका हार्म होता है तो जो पावर है रिट्स को लेकर वो ज़्यादा किसकी है, वो हाई कोर्ट की बड़ी है। फिर एपलेट जुडिक्शन को सुन सकता है। एपलेट क्या, आप केस हार गए तो आप अपील कर सकते हो, तो एपलेट जुडिक्शन उसे बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुडिक्शन है। एडवाइजरी जुडिक्शन दे सकता है 143 में। प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब प्रेसिडेंट को ओपिनियन लेना है तो वो बता सकते हैं कि आप ऐसा करो सर, प्रेसिडेंट सर आप ऐसा करो, उनके ऊपर है कि प्रेसिडेंट माने या ना माने। ठीक है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, 2 पावर होते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को, लीगल और लीगल मतलब ये पनिशमेंट, अगर उन्हें परेशान करेगा, कोर्ट की हार्म पहुंचाएगा तो आप पनिशमेंट भी लगा सकते हो। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जुडिशियल रिव्यू क्या क्या, ये आप गलत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल है, इनवैलिड है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और कुछ इश्यू है जिसमें मैंने मास्टर ऑफ द रोस्टर बताया था, किसे बताया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से पॉइंट करते हैं कि ये वाला केस इस बेंच को देना चाहिए, तो आप तो मास्टर वाला काम कर रहे हो, तो कुछ इशू है ये वाले। एब्सोल्यूट पावर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कुछ पावर इशू है। चीफ जस्टिस आपका एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी ले सकते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मास्टर ऑफ द रोवर की बात की गई, ये हमारा कुछ इशू थे, इतना ही था। यहीं पर फिनिश करता हूँ इस चीज़ को, नियर अबाउट 1 आवर का हो चुका है।